आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। रात के 8 बज चुके हैं और 8 बजते ही हम लेकर के आते हैं दिन भर का हॉट टॉपिक। और बात आज हम करने वाले हैं अपने भारत के एक और ऐतिहासिक कदम की, क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि ब्रिक्स में किस तरीके से भारत का गुणगान हुआ। और शुरुआत करते हैं अपनी आज की चर्चा की। दरअसल ऐसे समय जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल का दौर जारी है। बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल है और इस हालात में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों का 15वां शिखर सम्मेलन कई मायनों में बेहद खास है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता के तौर पर पूरी दुनिया में उभर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान की कामयाबी ने भारत के हौसलों को और भी बुलंदी पर पहुंचा दिया है। पूरी दुनिया की नजर पुतिन पर टिकी हुई थी, लेकिन जोहान्सबर्ग आने की बजाय पुतिन वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक दूसरे से आमना सामना हुआ। इस सबके तहत भारत ने अफ्रीकी देशों से संबंध में लगातार हो रहे प्रगाढ़ता और बढ़ते व्यापार का जिक्र किया और साथ ही उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण को लेकर ब्रिक्स के मंच से सदस्य देशों को संदेश दिया। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में 6 नए देशों को सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। भारत ने इस प्रस्ताव का खुले तौर पर समर्थन किया है। कई पश्चिमी देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स से जुड़ना चाह रहे हैं और ऐसे समय में जब चीन और रूस लगातार पश्चिमी देशों पर निशाना साध रहे हैं, तो वही भारत की नजदीकी पश्चिमी देशों से लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ब्रिक्स में भारत की स्थिति और दुनिया में बढ़ते कद पर आज के कार्यक्रम में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों का 15वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन के आखिरी दिन आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। वैसे तो कई सारे देशों ने ब्रिक्स के साथ जुड़ने में रुचि दिखाई थी, लेकिन फिलहाल 6 देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE शामिल किया गया है। नई सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नए देशों का ब्रिक्स के सदस्य देश के रूप में स्वागत किया। दरअसल भारत के लिए ये दोहरी खुशी का पल है। ब्रिक्स में भारत के बढ़ते मान और चांद पर बढ़ते कदम से पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। चांद पर चंद्रयान के पहुंचने का जश्न न सिर्फ देश भर में सीमित है, बल्कि 7 समुद्र पार भी इसका जश्न मनाया जा रहा है, और खासकर तब जब देश के प्रधानमंत्री इन दिनों दक्षिण अफ्रीका में मौजूद हैं। मौका भी है और दस्तूर भी, इसलिए लगे हाथों ब्रिक्स के सदस्य देशों के अलावा मेहमान देश के रूप में शामिल हुए देशों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रिक्स देशों के सदस्य अपने क्षेत्रीय मसलों पर अपने अहम प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। ब्रिक्स को दुनिया की सबसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। ब्रिक्स का मकसद सदस्य देशों के बीच कृषि में रणनीतिक सहयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और साथ ही आपसी व्यापार को बढ़ावा देते हुए रोजगार के अवसरों को सृजित करना है। जोहान्सबर्ग में हो रही बैठक पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। माना जा रहा था कि रूस से सदस्य देश यूक्रेन के खिलाफ जंग खत्म करने की अपील कर सकते हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा और खुद वर्चुअली शिरकत की। पश्चिमी देश इस बैठक से काफी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन ब्रिक्स की बैठक में एजेंडे में ऐसा कोई विषय शामिल ही नहीं था। इस वजह से शायद उन देशों को निराशा भी हाथ लगी हो। ब्रिक्स की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ठीक अगले 15 दिनों में भारत G20 की मेजबानी करने जा रहा है, जहां दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा होगा। दुनिया नए भारत का दीदार करेगी। बैठक से पहले चंद्रयान की सफलता ने भारत का वैश्विक कद और भी बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है, तो वहीं चीन की विश्वसनीयता पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।
दुनिया में मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वहीं मंदी की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भारी दबाव में है। चीन में रिकॉर्ड स्तर लोगों के रोजगार जा रहे हैं। चीन में सदी की सबसे बड़ी मंदी ने दस्तक दी है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले समय में चीन की अर्थव्यवस्था 25% तक सिकुड़ सकती है। तो वहीं भारत का विदेशी व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी देशों के साथ बाकी अन्य देशों से भारत के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। मौजूदा समय में रूस और चीन की जो विदेश नीति मुख्य रूप से एंटी वेस्ट की है, दोनों ही देशों की पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के साथ तनातनी बनी हुई है। रूस और चीन एक दूसरे के बहुत ही करीब आते जा रहे हैं। वहीं भारत के रिश्ते पश्चिमी देशों से लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। चीन का विस्तारवादी और आक्रामक रवैया रहता है, उसको ब्रिक्स के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसको लेकर पूरी दुनिया भारत से उम्मीद की तरफ देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी ये खास रिपोर्ट देखी। ऐसे में हमारा आज का सवाल है कि कुछ समय से रूस और चीन पश्चिमी देशों पर आक्रामक रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसे में भारत ब्रिक्स और पश्चिम देशों के बीच कैसे तालमेल बनाएगा। इसका सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के पैनल से। और साथ ही साथ आपको बता दें, अगला जो सवाल है वो पूछेंगे हम अपने मेहमानों से, उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल अगला जो सवाल है वो हमारा ये है पीएम मोदी को लेकर के, कि जिस तरीके से आपको बता दें कि आज के समय में रूस और चीन पश्चिमी देशों पर आक्रामक हैं। अब दूसरा सवाल यह है, पीएम मोदी ने ब्रिक्स में और देशों को भी जोड़ने का समर्थन किया है, और क्या आने वाले समय में पश्चिमी देश भी इसमें नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो अपनी जो अंदर की दिल की बात है वो जता चुके हैं और अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि हमें भी इसका हिस्सा बनाइए। और सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर आने के बाद ये है कि भारत का कद वैश्विक मंच पर कितना बड़ा है। तो आज के सवालों में करेंगे इन्हीं पर चर्चा, इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। भारत का कद वैश्विक मंच पर, अगर इस तरीके का कोई समिट होता है और देश के प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं, संबोधित करते हैं और तमाम बड़ी बातें भारत के लिए कहते हैं, तो क्या वाकई में वैश्विक मंच पर कद बड़ा है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। आइए सभी मेहमानों का तारुफ में सबसे पहले आप सबसे यहाँ पर करा देती हूँ। दरअसल मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ इस वक्त आलोक वज्री जो कि बीजेपी के नेता हैं वो जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ मोहम्मद आसिफ साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इनके अलावा रुद्र प्रताप सिंह जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेहमानों से दरअसल समझने की हम कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो एक और उपलब्धि कि चांद पर चंद्रयान पहुंचा, और दूसरी तरफ जिस तरीके से ब्रिक्स में गुणगान हुआ, और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से सभी का धन्यवाद किया, क्योंकि कल जिस तरीके से हमारे पूरे देश को जगह जगह से बधाइयां संदेश मिल रहे थे, तारीफें हिंदुस्तान बटोर रहा था, तो अपने आप में ये बेहद गौरव का पल था। और जब पीएम मोदी आज वहां पर पहुंचे और वहां पर मौजूद रहे, उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना नहीं पीएम मोदी बोले जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान की इस बड़ी उपलब्धि पर और हमारी इस ऐतिहासिक शानदार जीत पर, क्योंकि कल हम जिस तरीके से कामयाब हुए वो भारत के लिए ऐतिहासिक कदम था, और खासतौर पर तब जब बाकी और तमाम देश ऐसा करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, और भारत वहां तक पहुंच पाए जहां तक लोग सिर्फ सोच कर रह जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये, जब पहुंचे पीएम मोदी वहां पर, तो चलिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और सबसे पहले मैं आलोक वज्री आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से ब्रिक्स का विस्तार हुआ, ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, सबसे पहले आप ये समझाइए कि जो ये विस्तार हुआ, हमारे दर्शकों को थोड़ी समझने में आसानी होगी, आखिर इससे हिंदुस्तान को कितना फायदा होगा जब ऐसे सम्मेलन होते हैं। तो देखिए निदा जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का की जो प्रतिष्ठा और देश का जो सम्मान ये बड़े बड़े मुल्क के सामने जो स्थापित हुआ है, उससे पूरा पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित है। पहली बार विश्व पटल पे बाहर के मुल्कों को लग रहा है कि एक ताकत के रूप में भारत भी खड़ा हो गया है, और वो ताकत हमने विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अपने को स्थापित किया, चंद्रयान स्थापित किया,
किसी ने नहीं किया था अभी तक उस एरिया में जहां हमने जाके इसको स्थापित किया है। आपके सामने दूसरे मुल्कों का फेल हो गया। ये हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों को खुला हाथ दिया, इनको सारी वो सुविधाएं प्रदान की गई जो इनका टैलेंट निखर के आज आया है। आज भारत को विश्व गुरु बनने से और जो प्रेडिक्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और जो प्रेडिक्शन है वर्ल्ड बैंक का 2027 में 2024 में तो हम आ ही रहे हैं, उसमें तो कहीं कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस का प्रॉब्लम कांग्रेस ही है। पिछले 10 दिन से आपके चैनल पर और चैनल पर हम यही सुन रहे हैं, ये इनका निजी बयान है जी, इस बयान से मुझे कोई लेना देना नहीं। अरे निजी बातें, कांग्रेस का आपने जिक्र किया नहीं, निजी बातें निदा जी निजी कमरे में होती है कि किताब में लिख के आप पूरे दुनिया में फैलाइएगा अपना निजी बात। मणिशंकर अय्यर ने किताब में लिखा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा सार्वजनिक पटल पे चिक के अपना बयान दे रही हैं, तो लोग कह रहे हैं इनका निजी बयान है। आज कांग्रेस की निष्ठा पर नहीं जाते हैं। आज हमारा जो विषय है वो है ब्रिक्स। मैंने ब्रिक्स वो नहीं कहा दुनिया को भारत का क्या हम संदेश भारत मजबूती से खड़ा है और तीसरी अर्थव्यवस्था में आपको 2027 में लाकर खड़ा करके दिखा ठीक है। देंगे। मोहम्मद मेरा आसिफ कहने का अभिप्राय ये था। ठीक है, मेरा मोहम्मद कांग्रेस आसिफ से कोई लेना देना जब नहीं, इतना कोई लड़ाई कुछ नहीं बेहतर हो उनसे रहा मेरा। है, शिखर सम्मेलन में जिस तरीके से जब ललटुआ मोदी से जी गामा जाते का हैं, क्या कई लेना देशों के देना है? प्रमुखों से मुलाकात करते हैं और कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन करने की बात करते हैं, तो ऐसे वक्त में तो कम से कम हमें देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, या हमें सिर्फ कमियां निकालनी है? नहीं, पूरा हिंदुस्तान देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। दो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके से चाइना के राष्ट्रपति से मिलते हैं, वो गर्मजोशी के साथ में इसी तरीके से अहमदाबाद में मिले थे और झूला झुला रहे थे। सबने गर्मजोशी देखी ना किस तरीके की थी। तो ये गर्मजोशी शायद दोबारा देखने को ना मिले, उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से कि ऐसी उम्मीद हमें देखने को ना मिले, फिर ये सुनने को ना मिले हमारी 1 इंच जमीन कहीं नहीं गई है। कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी ना सर, पहले से कोई प्रोग्राम सेट नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा, जिस तरीके से अचानक से कोई सामने आ गया, तो ये तो हमें हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है। नहीं, हर किसी का स्वागत करना चाहिए, लेकिन गर्मजोशी जिस तरीके से किया गया वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, कि कहीं ऐसा ना हो फिर हमें कुछ सुनने को मिले और देखने को मिले, फिर प्रधानमंत्री कहे 1 इंच जमीन नहीं गई है, फिर 1.5 साल बाद आके कहे वापस जा रहे हैं। तो ये तो एक मामला है ना। दूसरा, जिस तरीके से हम अपने वैज्ञानिकों को बधाई देंगे, हर देशवासी को इसकी बधाई देंगे कि जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया, उस सबसे ज्यादा हम, लेकिन कल वैज्ञानिकों को बधाई कम और आपस में श्रेय लेने का होड़ ज्यादा नजर आया जिसको श्रेय लेना वो लीजिए। लेकिन यहाँ तो वैज्ञानिक को बधाई मिलेगी ना। दूसरा, मैं सबसे ज्यादा श्रेय उस शख्स को दूंगा जिसने, जब मुल्क की आज़ादी के बाद में हम अपने गेहूं खाने के पेट भरने के लिए अनाज बाहर से लेके आ रहे थे, जब इस सोच के तहत इसरो की स्थापना की, उस स्थापना का नतीजा है कि आज हम कहाँ खड़े हैं और हमारे वैज्ञानिक कहाँ लेके गए। यही अगर सोच अगर पहले होती, जो आज सरकार की सोच है, शौचालय पहले बाकी बाद में, तो हम शौचालय बना रहे होते, वैज्ञानिक हमारे कारनामा ना कर रहे होते, पूरी दुनिया हमें ये बधाई ना दे रही होती जो आज हमें पूरी दुनिया से बधाई मिल रही है हमारे वैज्ञानिकों और देशवासियों को। ये हमारे लिए सबके लिए फख्र की बात है। रुद्र प्रताप सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस तरीके से हम लोग, अगर गलवान झड़प के बाद ये दूसरी बार मुलाकात हो भी गई, 19 बार इससे पहले भी वार्ता की जा चुकी है, सैन्य स्तर की वार्ता हमारे और चीन के बीच हो चुकी है, लेकिन ऐसे वक्त में जब गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति है, दोनों देशों में स्थिति को सुलझाने के लिए इससे पहले बातचीत हो चुकी है, लेकिन अगर शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरीके से अनौपचारिक मुलाकात हो जाती है किसी सम्मेलन में, तो इसे कैसे आप देख रहे हैं? देखिए नीता जी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दोनों देश ब्रिक्स के सदस्य हैं, और अगर एक दूसरे को सामने आते हैं या औपचारिक जो भी चीजें होंगी तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप चीन को दरकिनार करके और एक मसले को सुलझाएंगे। मसले को सुलझाने के राजनीतिक बहुत सारे तरीके होते हैं, और उसी तरीके के रूप में एक ब्रिक्स का सम्मेलन है, उसमें इसके सिवा भी बहुत सारे और मुद्दे हैं। अब आप ये बताइए कि अगर G20 में अगर आता है चाइना, तो क्या हम उसको भारत में आने नहीं देंगे? बिल्कुल। तो सवाल ये है कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो मुद्दे
हमारे इमोशन से ऊपर उठ करके राजनीतिक मुद्दे होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं और उसको हर व्यक्ति को उसी नजरिए से देखना चाहिए। अब आप बताइए, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने हमारे यहाँ आ रहा है, वर्ल्ड कप हम आयोजित करा रहे हैं, तो क्या हम पाकिस्तान की टीम को बैन कर देंगे? क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है, हमारे कुछ मतभेद हैं उनके साथ, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको दरकिनार करके ही सारी चीजें कर सकते हैं। और यहाँ तो देखिए, ब्रिक्स में हमारे लिए तो ये अच्छी बात हुई कि अभी चाइना और रूस का जो संयुक्त अभियान था वो फेल हो गया, उसमें हमारा अभियान सफल हो गया। तो हम अपनी जो ताकत है अपनी काबिलियत से दिखा रहे हैं, न कि हम अपने बातों से दिखा रहे हैं। तो वहां पर आज एक बात बताइए, पूरे देश की, पूरे विश्व की निगाह हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर थी, सबने हमारे प्रधानमंत्री को बधाई दी और उसका परिणाम ये है कि हमने एक रिजल्ट के रूप में एक काम करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमको ऐसे ही बधाई दी। अभी जैसे देखिए, कोरोना काल में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन हम लोगों ने लगाई। तो ये सारी जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बातें होती हैं तो ये सारी चीजें बहुत करीब से देखी जाती है और वहां पर भारत काफी अच्छे तरीके से सफल है। तो हम लोगों को इसको इस तरीके से देखना चाहिए इसको। संजीव श्रीवास्तव जी, आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगी। देखिए, जो ब्रिक्स के विस्तार हुआ है, सबसे पहले इससे किसे फायदा होगा? दूसरी बात ये कि इसके विस्तार को पश्चिम के खिलाफ देखा जा रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए निदा जी, ये जो ब्रिक्स का विस्तार हुआ है उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि वर्तमान समय में जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की सख्त आवश्यकता है, लेकिन जो P5 के जो देश हैं उनके जो अड़ियल रवैयों की वजह से, उनके जो डिली डालिंग की वजह से ये जो रिफॉर्म से नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन चूंकि अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहा है, इसलिए विश्व के जो अनेक राष्ट्र हैं वो एक वैकल्पिक जो है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो G20 हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो SCO हो, चाहे वो अन्य रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आसियान हो या विश्व के जो अनेक अफ्रीकन यूनियन जैसे जो संगठन है, उनका जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मैं इसको रीएम्फसाइज करूंगा कि जब तक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का रिफॉर्म नहीं हो जाता, जब तक कि उसे 21वीं सदी के तीसरे दशक की वास्तविकताओं के अनुसार उसमें व्यापक परिवर्तन नहीं कर दिए जाते, तब तक ये जो राष्ट्रों का जो अनेक वैकल्पिक मंचों को ज्वाइन करने का जो सिलसिला है, जो उनकी जो ललक है, वो कम नहीं होने वाली। और अभी तो इसमें 6 राष्ट्र शामिल किए गए हैं। अनेक राष्ट्रों ने इसमें अपनी सहमति अपनी जो अभिरुचि दिखाई है और आने वाले समय में इसमें और भी जो है बड़े एक्सपेंशन हो सकता है, इसका बदलाव हो सकता है। दूसरा, जो वर्तमान समय में यदि आप ब्रिक्स की जो मूलभूत बातों की अगर के ऊपर ध्यान दें, तो ब्रिक्स जो है एक मल्टीलैटरल मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है। विश्व में किसी एक राष्ट्र का दबदबा ना हो, विश्व बहुध्रुवीय बने, मल्टीपोलर बने, इसके लिए भारत भी संकल्पबद्ध है और ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं वो भी चाहते हैं कि एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बने और उसमें एक लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को देखा जाए, समझा जाए। और साथ ही साथ भारत का तो ये विशेष रूप से प्रयास निदा जी रहता है कि जो ग्लोबल साउथ के जो राष्ट्र हैं, जो गरीब मुल्क हैं, जिनकी की आवाज नहीं सुनी जाती, भारत तो उनकी आवाज बन करके उभरा है, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बन करके उभरा है। भारत ने अभी जो ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों की एक वर्चुअल समिट भी कराई थी और इस ब्रिक्स में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो उन्होंने ग्लोबल साउथ के ऊपर विशेष रूप से एम्फेसिस दिया है। और ये जो 6 राष्ट्र शामिल किए गए हैं वो ग्लोबल साउथ के बड़े राष्ट्र हैं और महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, जिनकी आवाज को कहीं न कहीं दबाया जाता था, उनकी आवाजों को सही तरीके से नहीं सुना जाता था, यूएन उनकी आवाजों को ठीक तरीके से नहीं सुन पाता था। इस वजह से आज उन्हें ये मौका मिला है और ये राष्ट्र बड़े खुश हैं, अनेक राष्ट्र। और जहां तक आपने पश्चिमी देशों के बीच में के विरुद्ध ये लामबंदी की बात कही है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस तरीके के अप्रोच को लेकर के चलता है। भारत बहुध्रुवीय विश्व बनाना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पश्चिम का विरोध करता है। भारत और अमेरिका के संबंध बहुत गहरे हैं, भारत और यूरोप के जो राष्ट्रों के संबंध बहुत गहरे हैं। भारत के प्रधानमंत्री इस यात्रा के बाद ग्रीस की यात्रा पर जा रहे हैं। ग्रीस जो है पश्चिमी राष्ट्रों का एक बहुत बड़ा अहम सदस्य देश है। तो भारत पश्चिमी देशों के खिलाफ नहीं है,
भारत और रणनीतिक इसीलिए कहा जाता है कि स्वायत्तता के यह है आधार नया पर इंडिया अपने जहां विदेश नीति बज रहा है संचालित हमारे करता है। इंडिया का डंका। जी संजीव श्रीवास्तव जी और तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि जब इस तरीके के कोई सम्मेलन होते हैं और जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए कितना संजीवनी का काम ऐसे दौरे करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और लगातार मेहमानों का बड़ा पैनल भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ मौजूद है। और दरअसल आपको बता दें कि हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं रुद्रप्रताप सिंह जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और रुद्रप्रताप सिंह के अलावा हमारे साथ आलोक वत्स जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद आसिफ साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चारों मेहमानों से बातचीत के सिलसिले को चलिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आलोक वत्स जी, मुझे आपसे एक चीज जाननी है क्योंकि देखिए जिस तरीके से जब पीएम मोदी कहीं पर भी जाते हैं तो कहा जाता है कि वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं उनके लिए, जो हमारी आबादी है भारतीय समुदाय की, उनके लिए बहुत फायदेमंद वो यात्रा रहती है। तो वाकई में वास्तव में वहां रह रहे भारतीय समुदाय को मदद मिलती है ऐसे किसी दौरे से? कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मदद मिलने वाली बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मदद क्या मिलेगी? एक वतन से दूर अगर अपने वतन का झंडा कोई गाड़ रहा है तो उसमें एक उत्साह, उसमें एक जोश, क्योंकि वो लोग जो वहाँ हैं दे आर बेसिकली इंडियंस। भाई वहाँ का सिटीजनशिप नहीं लिए हुए हैं लेकिन फिर भी उनके माँ बाप उनके साथ जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान से। और हिंदुस्तान का अगर कद्दावर चेहरा, हिंदुस्तान का अगर उस तरीके का मान सम्मान वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे मिलता है तो हमारे लिए गर्व की बात होती है। इसलिए वो लोग उत्साह में आके वहाँ मोदी के नारे लगाते हैं या उनके मीटिंगों में भारी मात्रा में शिरकत करते हैं। इसका मेन कारण यही है कि अगर उनके देश की गरिमा बढ़ती है, आप जो कह रही है कि वहाँ उनको फायदा इससे कुछ हो जाए, मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता है। बल्कि वो तो बेचारा अपना पैसा खर्च करके आता है। हिंदुस्तान में तो फिर भी ढोना पड़ता है क्राउड को। वो क्राउड ढोने वाला नहीं है, ढुआने वाला नहीं है, वो तो अपने जेब से पैसा खर्च करके आता है, छुट्टी लेके आता है, अपनी गाड़ी में ईंधन भर के आता है। तो उसको फायदा क्या होगा ये तो मेरे समझ। हाँ, जैसे होता है ना कि धर्म के नाम पर कोई आप तर्क नहीं दे सकते, तो उसी तरीके से जब देश की गरिमा की बात है, आन बान शान की बात है, तो उससे आप कंपेयर मत कीजिए कि मुझे क्या मिला नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में जाने से। ये बात बेमानी हो जाएगी। नहीं, हमारे देश का जब डंका कहीं बजता है, खासतौर पर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की परचम लहराता है, इतनी ज्यादा होती है, तो मैं भी अगर कहीं जाऊंगी और मैं कहूंगी कि मैं उस इंडिया से हूँ, मैं उस भारत से हूँ जहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुझे एक अलग ढंग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा वहाँ पे। लोकप्रियता का फायदा तो हम भारतीयों को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्वाभाविक है। हाँ, अगर आप एक मजबूत देश के नागरिक हैं तो आपको उसका सम्मान मिलेगा। अब अमेरिकन आते थे इंडिया में तो क्या सम्मान से लोग देखते थे, ही इज फ्रॉम अमेरिका, वर्ल्ड पावर। उसी तरह से मोहम्मद आसिफ साहब, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से कुछ समय से रूस और चीन पश्चिमी देशों पर लगातार आक्रामक रहे हैं, हमने भी देखा है, अब ऐसे में भारत ब्रिक्स और पश्चिमी देशों के बीच कैसे तालमेल जो है वो बिठा पाएगा और कामयाब हो पाएगा ये तालमेल बिठाने में आपस में? तालमेल बैठना चाहिए, लेकिन सरकार के रहते हुए लगता नहीं। किस तरीके से हमने मीडिया में देखा, यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंद हो गया, प्रधानमंत्री ने हमारे बात कर ली है, यूक्रेन भी है रशिया भी। तो ये सब प्रोपगंडा जो चलता है ना, ये दिखाई कुछ और देता, होता कुछ और है। रही दूसरी बात, दुनिया हमें गांधी के देश से जानता है, सबको मालूम है गांधी देश हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी जी किस निगाह से देखता है ये भी मालूम है। अभी अमेरिका गए थे, वहाँ का मेयर भी रिसीव करने नहीं आए। बड़ी दुख की बात है हमें कि जाने के बाद में अमेरिका में वहाँ का मेयर भी हमें रिसीव करने ना आए। और चंद दिनों में जब G20 होगा तो हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति किस तरीके रिसीव कर रहे होंगे, ये भी एक बड़ी दुख की बात होगी। जिस तरीके से हम उनका स्वागत करते हैं, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत दुनिया को करना चाहिए, ना कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा एक इवेंट प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए। वो बाहर जाते हैं, इवेंट बनाते हैं अपने जाने को। तो सर आप मना भी मत कीजिए। वहाँ के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ ने जिस तरीके का मान सम्मान छोड़िए, आप ये बताइए कौन सा मेयर लेने आया था आपको? आपको एक मेयर भी लेने नहीं आया। इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी। और हमारे प्रधानमंत्री कुछ दिन बाद खड़े होंगे एयरपोर्ट पे
जिस तरीके से हम दूसरे का सम्मान करते हैं, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। हमारा सम्मान का बंडल ही फैलाना चाहिए। आप इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, प्रधानमंत्री को बाहर भेजने के बाद व्हाइट हाउस में, और 2 दिन पहले चलाएंगे, 2 दिन बाद चलाएंगे, हकीकत कुछ और होगी। आपने वो व्हाइट हाउस का हकीकत प्रोग्राम देखा सारे काम, तमाम व्हाइट हाउस के अंदर तमाम मुल्क के लोग आए हुए थे, अकेले हमारे प्रधानमंत्री देखा था कि नहीं देखा था? अकेले हमारे प्रधानमंत्री थे वहां पे, तमाम मुल्क के लोग थे जो गए हुए थे वहां पे। अच्छा, उनको लेने के लिए और लोग गए, मंत्री को लेने के लिए थे। हमारे प्रधानमंत्री लेने कोई नहीं आया। ये हमारी मीडिया ने चलाया ना कि ये हो गया और वो हो गया, वहां कुछ नहीं होता। अरे भैया कितने दिन मीडिया को मोहम्मद आसिफ नहीं, साहब, दोष नहीं रहे हम एक चीज किसी को, बताइए। हम आपकी हकीकत तो दिखा रहे हैं। ठीक है, आपका मोहम्मद काम है आसिफ साहब, मैनेजमेंट करना। मोहम्मद आसिफ अगर साहब, कोसना कांग्रेस है तो पार्टी का मोदी विरोध जो शंकर अय्यर है, को कोसिए। कांग्रेस पार्टी का जो ये विरोध है वो देश के प्रधानमंत्री का विरोध है या फिर सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध है? हम ये कह रहे हैं जिस तरीके से हम अपने देश के अंदर दूसरे आए हुए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को रिसीव करते हैं, इसी तरीके से हमारा प्रधानमंत्री जाए, वहां के लोग, वहां के नेता उन्हें रिसीव करें, वो इज्जत दें जो हम दे रहे हैं। बाकी इज्जत मिलते नहीं है। यहाँ के इवेंट इतना बढ़िया करते हैं कि बहुत इज्जत मिल गई, हम इसके खिलाफ है। ये देश की बात है, आपको हमारे मानना प्रधानमंत्री पड़ेगा, हैं। आपको मानना पड़ेगा आसिफ जी, आपको मानना पड़ेगा। आप इस बात को नहीं झुठला सकते हैं कि आज विदेशों में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। आप इस बात को नहीं झुठला सकते हैं। इनको समझा आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज भारत की पहचान जो है वो बड़े देशों के तौर पर नहीं होती है। आप इस बात को नहीं झुठला सकते। 6 मुस्लिम कंट्री ने दिए हैं। ठीक है, रुत प्रताप जी, क्या लग रहा है आपको कि भारत का कद वैश्विक मंच पर कितना बड़ा है? जरा बताइए आसिफ जी। देखिए निदा जी, सबसे पहली बात तो ये देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है भारत के लिए सम्मान की बात। और जहां तक बात है कि अभी तक जैसे आसिफ जी जो बता रहे थे, हम लोगों ने कहीं पे ऐसा नहीं देखा है कि प्रधानमंत्री का अपमान कहीं पे हुआ है। हो सकता है कि किसी देश में कोई प्रोटोकॉल हो या कोई चीज हो, एक अलग विषय हो सकता है। वो एक उस तरीके से आप देख सकते हैं, किसी भी चीज को नकारात्मक देखने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन पिछले 9 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री का किसी देश ने सम्मान नहीं किया हो। आप ये बता दीजिए, अमेरिका के अंदर किसने रिसीव किया हमारे प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को किसने रिसीव किया, इज्जत के साथ में किसने किया? ये विषय क्या हमारे मेयर दिल्ली के अमेरिका के राष्ट्रपति को रिसीव करने जाएंगे या हमारी सरकार जाएगी? एयरपोर्ट पे स्वागत ही सब कुछ है क्या? अब मेन चीज स्वागत देखने स्वागत ही सब कुछ है क्या एयरपोर्ट पे? आप ये बताइए, स्वागत ही सब कुछ है क्या? उसके आगे सब चीजों को दरकिनार कर देंगे आप? दरकिनार अगर एयरपोर्ट पे कोई नहीं खड़ा तो आप हस्बैंड वाइफ हाथ जोड़ के खड़ा था। बाकी और जगह का भी स्वागत याद कर लीजिए ना आसिफ साहब। देखिए कितने संजीव श्रीवास्तव जी। कितने बड़े बड़े आयोजन हुए हैं निदा जी। आप ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को एक सार्वजनिक समारोह में बॉस बोलते हैं। अब कहने का मतलब, आप किसी भी चीज में एक नकारात्मकता ढूंढ लीजिए तो आप ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका पैर आगे पड़ा, आपका पैर पीछे पड़ा, ये सब हो सकता है। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने महसूस किया, कंट्री ने सर्वोच्च सम्मान देकर उनको सम्मानित किया, क्यों? हमने देखा ट्रम्प जी का स्वागत किस तरीके से हो रहा था। उस कोविड के दौरान में दुनिया के अंदर कोविड आ रहा था, हमारे प्रधानमंत्री उनके इस्तकबाल में लगे पड़े थे और हिंदुस्तान में कोविड दस्तक दे रहा था। उनकी गलत नीति का नतीजा इतनी लाखों लोगों की जान गई। दुनिया में सबसे ज्यादा मरने वाले हिंदुस्तानी है कोविड से। जी हाँ, वही जिम्मेदार है इसके। दुनिया कह रही थी कोविड आ रहा है, लेकिन हम अमेरिका का चुनाव बनाने के लिए ट्रम्प जिंदाबाद कर रहे थे। यही लेके जाइए, ट्रम्प जिंदाबाद कर रहे थे हम। मेरा आपसे है यहाँ पर, देखिए बावजूद इसके पिछले 6 महीनों की ही अगर हम बात करें, आगे ज्यादा और पीछे तक नहीं जाते हैं, तो भारत का व्यापार जो है 8 अरब डॉलर आगे पहुंच चुका है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये उपलब्धि नहीं है? क्या अभी बढ़ा है? पहले से नहीं बढ़, धीरे धीरे हर चीज बढ़ती है। संजीव श्रीवास्तव धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है सर, संजीव श्रीवास्तव। कांग्रेस रेजिम का घोटाला नहीं ना है जो ले गए उसमें से। ताबूत घोटाले वाले बोल रहे हैं क्या? ताबूत घोटाले वाले बोले जो सैनिकों की शहादत में भी ताबूत घोटाला किया था। आसिफ जी एक मिनट, ठीक है संजीव। हाँ, संजीव जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो बेहद जो है संकीर्ण राजनीतिक चश्मे से अगर आप विदेश नीति को देखने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो निष्कर्ष हैं वो बहुत ज्यादा गलत होंगे। आप पूरे राष्ट्र को गुमराह करेंगे और जो कि हमारे जो आसिफ भाई हैं वो इस समय कर रहे हैं, और उनको ऐसा करने से बचना चाहिए। एक बृहद और एक गहरी सोच के साथ विदेश नीति, रक्षा नीति का विश्लेषण होना चाहिए, और वो इस समय उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो विदेश नीति पर राजनीति न करें, रक्षा नीति पर राजनीति न करें। और जहां तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में सम्मान है,
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो स्टेट विजिट में उनको बुलाया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा सम्मान है, अमेरिका के द्वारा दिया गया जाने वाला किसी भी राष्ट्र को सबसे बड़ा सम्मान होता है जब कोई जो है प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पे जाता है। बिल्कुल। और उस विजिट के दौरान ब्लेयर हाउस में वो राष्ट्रपति बाइडेन के जो अपना घर है उसके अंदर वो रहे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से, उनकी पत्नी ने भी उनका स्वागत किया, उनके सम्मान में वही उन्हें तो मैं भोज बोल दिया। रहा था। एक स्टेट डिनर भी दिया गया। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके के जो गिफ्ट्स एक दूसरे नेताओं ने, भारत के प्रधानमंत्री विशेष रूप से भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए जो गिफ्ट भारत में तैयार किए गए थे, उसका भी जो है अमेरिका की तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से रिसेप्शन किया गया। और अमेरिका ने अपनी जो भी बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहरें थी, जो उनकी, जो चाहे वो फोटोग्राफी का फील्ड हो, चाहे वो अनेक क्षेत्रों में जिसमें अमेरिका की महारत है, उससे संबंधित जो उपहार प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किए गए। अमेरिका अब अपनी जो बहुत ही एडवांस्ड हाई टेक्नोलॉजी के जो इंजन हैं, जेट इंजन टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर करने के लिए सहमत हो गया है। वो जो जेट इंजन है वो भारत में बनाए जाएंगे। और भारत और अमेरिका के जो संबंध है विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के संबंध है। और इसका जो एनालिसिस होनी चाहिए बहुत ही व्यापक तरीके से होनी चाहिए। एयरपोर्ट पे कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था, इसके आधार पर आप भारत अमेरिका के संबंधों को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। और ऐसा करने से जिम्मेदार विपक्षी दलों को भी बचना होगा। और भारत और अमेरिका के जो संबंध है, ये इसका भविष्य बहुत उज्जवल है और इसके बारे में कोई सवालिया निशान नहीं खड़े किए जा सकते। इतना कहने के बाद आपके जो वर्तमान समय में मैं आता हूं, देखिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका की यात्रा के बाद आपने देखा था कि जब वो G7 की यात्रा पर गए थे हिरोशिमा, उसके बाद वो पापुआ न्यू गिनी जैसे राष्ट्र में पहुंचे थे। और जब वो पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट पे उतर रहे थे तो वहां के जो घोड़े में हेड गिर ऑफ गया स्टेट है, वो उन्होंने जाकर के उनके चरण स्पर्श कर लिए। और इससे बड़ा सम्मान और क्या अपेक्षा करते हैं आसिफ भाई? आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इतने जवाब ले लेते हैं आसिफ जी से। आसिफ जी, अब बताइए, क्या एक बात को पकड़कर सब कुछ दरकिनार किया जा सकता है? सारा सम्मान अपमान में बदल देंगे आप? एग्जांपल्स दे सकता हूं, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल दीजिए आप कि दुनिया के अंदर कोई दूसरा मुल्क दूसरे मुल्क के लिए वोट मांग रहा है। आप एक ऐसा एग्जांपल दे दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। नहीं, जब ट्रम्प के लिए हमारे मोदी जी वोट मांग रहे थे, क्या वो अच्छी नीति है? बिल्कुल कौन सी विदेश नीति का सकते हैं? ये भी तो एक गलत विदेश नीति है। दूसरे अगर भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ वर्षों में करीबी देखी जा रही है और अगर जो संबंध है वो बेहतर हो रहा है, तो इससे दिक्कत क्या है? नहीं, संबंध की शुरुआत कहां से होती है? भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। नरसिंहराव के टाइम से इसकी शुरुआत होती है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है आगे संबंध। लेकिन इन संबंधों के साथ में कभी आपने, मैं कह रहा हूं, कभी देखा है किसी मुल्क के प्रधानमंत्री दूसरे मुल्क के लिए वोट मांगते हुए? कभी नहीं देखा आपने। एक जनसभा कर रहे हैं, जनसभा का ट्रम्प इन इंडिया। तो आसिफ ये जी, कौन सी दिक्कत आपकी क्या है? अगर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तो दिक्कत क्या है? वही ट्रम्प जी हार गए, वही ट्रम्प जी हार गए। उसके बाद में क्या हुआ दुनिया में है? उसके बाद क्या हुआ? विश्व पटल नहीं, पे कुछ नहीं। उसके दादागिरी का बाद नमूना मालूम है है। क्या हुआ उसके बाद में? अमेरिका ने कहा बिहेवियर था सरकार का मौजूद हुआ हमारी सरकार को लेके। ये आपकी गलत नीतियों का नतीजा था। जिसके लिए वोट मांगे थे फॉरेन उसे हार पॉलिसी थी गया। आपकी। तो ये क्यों सम्मान दे रहा है? जिसके लिए वोट मांगे थे उसे हार गया, तो ये क्यों सम्मान दे रहा है? ये उनकी कूटनीति है, फॉरेन पॉलिसी, इंडिया को साथ लेके चलना। ये आपकी पॉलिसी नहीं है। आपने तो पॉलिसी खत्म कर दी अपनी। ठीक है, रोहित प्रताप जी, क्या वाकई में भारत की कोई पॉलिसी नहीं है या भारत कोई भी रणनीति के साथ अपना कोई कदम नहीं उठाता है? हम सिर्फ दूसरे देशों पर डिपेंड है क्या? हमें बुलाइए जबरदस्ती आप, हमारा सम्मान कीजिए जबरदस्ती आप। देखिए निदा जी, ये कहने से नहीं होता है। पूरा विश्व देख रहा है कि आज भारत की प्रसिद्धि किस लेवल पर चली गई है। अगर नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक देश की वजह से बने। इतने ताकतवर हैं, चाइना अंदर घुस जाता है, घुसने के बाद में प्रधानमंत्री कहते अंदर नहीं घुसा, अगर फिर बाद में 1.5 साल बाद कहते पीछे हट रही है सेना। अगर इतने ताकतवर है, आप ये तमाम चाइना पे बोलने को राजी नहीं होते सर। आपकी तरफ से बहुत लोगों ने चाइना पे बोलने को राजी नहीं होते। नहीं, बहुत आरोप लगाए, प्रूफ कहाँ है? आपको सबूत क्यों नहीं किसने देते? कहा कि सेना वापस हो रही है? सबूत मांगते हैं, लेकिन जो अपने रक्षा आरोप मंत्री लगाते कहता है हैं, सेना वापस हो रही है। सबूत नहीं होता है। आपकी अगर एक बात रक्षा सुनिए, मंत्री ने अगर कहा ना आपकी राजनाथ बात सिंह पे ने भरोसा कि सेना कर वापस हो रही है, जब अंदर आई नहीं तो सेना वापस क्यों हो रही है? तो रक्षा मंत्री की बात पर भरोसा क्यों नहीं किया हम जाए? कहते रहे, जब रक्षा मंत्री कह रहे सेना वापस हो रही है, प्रधानमंत्री उनकी कह रहे बात अंदर नहीं पे- आया, अगर आपकी बात पे अंदर नहीं आया तो भरोसा करें वापस तो क्यों उनकी हो पर रही क्यों ना है? करें सर? यानी कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे किसके हैं। पे भरोसा करें?
आप बताइए ठीक दोनों है। में से किस पे करें, रोहित रक्षा प्रताप मंत्री जी। प्रधानमंत्री? देखिए, निदा जी क्या है ना कि जैसे मैंने क्या कहा कि अगर आपको बुराई देखनी है तो बुराई आप देख लोगे। तो यही सवाल हो गया कांग्रेस के साथ। आज बात हो रही है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के तो है नहीं, वो भारत देश के हैं, वो ब्रिक्स में गए हैं। अगर जैसे चंद्रयान कल पहुंचा, पूरे देश ने जश्न मनाया। अब उसमें इसरो किसने बनाया और आज का चंद्रयान किसने बनाया, इस पर थोड़ी डिबेट हो रही है। भाई साहब, बिना किसी दूल्हे ने- दुल्हन के बच्चा नहीं होता है। किसी ने भी बनाया बिना हो, दूल्हा दुल्हन के लेकिन बच्चा नहीं होता आज है। गया है तो भारत के लिए जब गर्व इसरो की बात बना, है। जब ही आज- वैज्ञानिक बने, जब ही चांद पे गए। अगर ये हम टॉयलेट बना रहे होते, शौचालय बना रहे होते, इसरो ना बनाते, मैं हमें दुनिया तारीफ ना कर रहा होता, मुबारकबाद ना दे रहा होता। नहीं, आसिफ आप ये मत जी- कहियो, आसिफ कहना जी, कि अब हम पीछे लोग वालों की तारीफ मत करो, पंडित जवाहरलाल नेहरू अब हम की लोग तारीफ मत 70 में करो। चले आप ये मत जाएं। बोलिए। आप अब हम लोग 70 में आपको चले बोलना जाएं। पड़ेगा सत्य। हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम बात तो जवाहरलाल सुनिए। नेहरू जी हमने क्या कहा चंद्रयान कि लैंड कराए, इसरो खुश। किसने बनाया और आज का चंद्रयान किसने बनाया, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस बात की है कि हमारा चंद्रयान भारत वहां का पर जो लैंड कद कर है गया। वो कैसे तो बढ़ जब- रहा है और वैश्विक स्तर पर हम कैसे पुकारे जा रहे हैं, हमें लोग किस नजर से देख रहे हैं, हमें कितनी इज्जत मिल रही है, इस पर अगर हम फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन सिर्फ अगर हम विरोध इस बात के लिए करेंगे यहाँ पर क्योंकि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री के तौर पर ही हम अगर नरेंद्र मोदी को देखेंगे तो चाहे कुछ भी कितना भी बेहतर हमारे हिंदुस्तान में हमारे देश के लिए ना हो जाए, हमें वो गलत चश्मे से ही नजर आएगा। एक फाइनल कमेंट हम सबसे ले लेते हैं जो हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, बस एक फाइनल कमेंट आप दीजिएगा। इस तरीके के जब भी सम्मेलन होते हैं तो वो कितने अहम होते हैं, कितने खास हो जाते हैं, खासतौर पर तब जब आपके देश के प्रधानमंत्री वहां पर गए हों और अपनी भारत की उपलब्धियां, हमारी क्या क्या नीतियां हैं, उन सब पर बढ़ चढ़ कर बोल रहे हों और तमाम बाकी और देश हमें सुन रहे हों। देखिए अनिता जी, भारत का जो रणनीतिक प्रभाव है वर्तमान विश्व में लगातार बढ़ रहा है, ऊंचा हो रहा है। भारत से विश्व की जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज का ये जो नया भारत है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके लिए भारत अपना लगातार कठिन परिश्रम कर रहा है, अपना विजनरी नेतृत्व दे रहा है, चाहे वो कोरोना का पैंडेमिक रहा हो, चाहे वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्रवाई करने की बात रही हो, चाहे वो वातावरण परिवर्तन का संकट या इंटरनेशनल सोलर अलायंस के विषयों को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने की बात हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की बात हो चाइना जैसे राष्ट्रों से, या जो है ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की बात हो, हर जगह भारत अपना नेतृत्व प्रदान कर रहा है। और आने वाले समय में मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है, क्योंकि मैं एक ब्रिक्स के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी उसको रिफॉर्म करना होगा, और जब कभी भी ऐसा रिफॉर्म होगा तो उसमें भारत का एक बहुत ही बड़ा रोल देखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी आने वाले समय में बनेगा। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद आसिफ साहब, जब इंडिया से लेकर अफ्रीका तक जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हो तो ऐसे में तो थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए सर। जश्न तो पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, हम तो कह रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। हिंदुस्तान के जो हमारे बाहर जो मित्र हैं, दोस्त हैं, मुस्कुरा कर कह दीजिए कि आप बहुत खुश हैं भारत की इस उपलब्धि से। सब लोग हिंदुस्तान में जश्न मना रहे हैं, बाहर भी जश्न मना रहे हैं, सब मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन बिना मुबारकबाद, बिना दूल्हा दुल्हन के नहीं होती। बच्चा जब होता है तो खुशी जब बनती है जब माँ बाप होते हैं। खाली पॉपुलेशन बढ़ाने का बात तो इसलिए यही कहूंगा आलोक बस जी, उसकी भी तारीफ करनी है जिन्होंने बनाया। आलोक बस जी, जब बीजेपी दूल्हा दूल्हा करती है राहुल गांधी को तो कांग्रेस पार्टी चिढ़ जाती है। आज कांग्रेस पार्टी खुद मियां बीवी का जिक्र कर रही है। आलोक बस जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। निदा जी, आज विश्व पटल पर जिस तरीके से भारत ने अपना परचम लहराया हुआ है और जिस तरीके, अब देखें जिनपिंग का जिस समय मोदी जी की तरफ देख रहा था, उसको जिसको बोलते हैं हिंदी में हक्का बक्का था कि नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हुए, ये पहली बार आजादी के बाद इन बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के सामने हिंदुस्तान इस गरिमामय स्थिति में है और इस आंख से आंख मिलाकर बात करने की बात कर रहा है। ठीक है। और ये देन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का देन है। ठीक है, हम भारतीय रोहित प्रताप जी, इस पर गौरवान्वित हैं। ठीक है। रोहित प्रताप सिंह जी, क्या लग रहा है आपको भारत के लिए इस ब्रिक्स समिट की अहमियत क्या है? देखिए निदा जी, इस तरह के जो भी सम्मेलन होते हैं और एक मजबूत नेता के लोगों तौर को एक जवाब है, उसको भी आना पड़ेगा रास्ते पर। जब एक मजबूत नेता के तौर पर जब हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर के अपनी बातें को रखते हैं तो वे अपने विकास के एजेंडे या अपनी भविष्य की रणनीतियों को जब बताते हैं तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में जाता है। और वो आज के समय में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस मंच पे भी आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं या किसी भी तरीके से वहां
जाते हैं तो ये भारत को एक गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है और हम सबको महसूस होता है, वो सब हम लोग महसूस कर सकते हैं बिल्कुल, जब बिल्कुल, देश के बहुत, प्रधानमंत्री ये चीज करते हैं। तो ये चीज पिछले कुछ समय से काफी अच्छी तरीके से हुई है और वो भारत के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत अच्छी। बिल्कुल। रुद्र प्रताप सिंह जी आपका, अलगवज जी आपका, मोहम्मद आसिफ जी आपका, साथ साथ संजीव श्रीवास्तव जी, आप चारों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से हमें समय देने के लिए। तो दरअसल सवाल यही था कि जिस तरीके से जब ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ और उन्होंने भारत की अगवानी की और बहुत कुछ ऐसा उन्होंने बताया, और सबसे बड़ी बात यह कि हम उन देशों के साथ खड़े हैं जो इसका हिस्सा है, तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और विश्व मंच पर कैसा हमारा जो कद है भारत का लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जब इस तरीके से बाहर के मंच से भारत भारत और जय हिंद की आवाज़ सुनाई देती है तो अपने आप में हर भारतीय का सर ऊंचा उठ जाता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।